अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ होगा। आपको एक और खूबसूरत और हसीन सी सुबह में खुशामदीद कहते हैं। और जो है आज की सुबह बड़ी मीठी मीठी सी लग रही है और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की जितनी भी कड़वाहटें हैं वो दूर हो जाएँ, जितनी भी आपके रुके हुए काम हैं वो सारे आज के दिन में पूरे हो जाएँ और आपके पास हर तरफ पॉजिटिविटी हो और आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरे, खुशियों भरा हो और बहुत सारी ढेर सारी मुसर्रतें लेकर आए। जहाँ बात होती है मीठे की और जहाँ बात होती है खुशियों की तो वहाँ पे मुंह मीठा करना तो बनता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली नारो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। जब रिश्तों में बात आती है मिठास की और ज़िंदगी में बात आती है मिठास की तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हर लम्हे को हसीन बनाएं और जो है उसको मीठा कर दें। तो इन्हीं खूबसूरत और कीमती लम्हात का जो साथी है वो हमारे पास कैबरी डिलाइट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, रिच है और जो है इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का है। जैसा कि मैं एक चॉकलेट लवर हूँ और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, तो पहले मैं इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इतनी इसकी मिठास है कि ये बिल्कुल आपके मुंह में जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और आपके रिश्तों को में भी इसी तरह से मिठास घोलती है जिस तरह आपके मुंह में मिठास इसने घोल दी है। तो अली, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं कि कैबरी डिलाइट के हवाले से आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई वाक़या? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी अपने दोस्तों की गैदरिंग में जाते हैं, कोई तोहफे तोहफ़ देना हो और बात हो कि हम भूल जाएँ या लेट हो जाएँ, तो हमारे पास जो कैबरी डिलाइट है वो सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। हाँ जी बिल्कुल। कैबरी डिलाइट जो है वो रूठे को मनाने और किसी को गिफ्ट देना हो या किसी से गिफ्ट लेना हो और अगर आपको बहुत जल्दी भी हो, मिनटों में आपने गिफ्ट अरेंज करना हो तो कैबरी डिलाइट से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती है। और इतनी ज़बरदस्त मिठास और क्रीमी टेक्सचर और ज़ुबान पे रखते ही इसका जैसे घुलना है तो मैं कहता हूँ मक्खन से भी अच्छे वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और इसको खाते हुए भी एक अरसा हो गया अब। कैबरी डिलाइट नो डाउट के बहुत चॉकलेट्स का जब नाम आएगा तो इसका नाम सरे फहरिस्त आएगा और दोस्तों यारों में। और जब भी कहीं गिफ्ट करना पड़ता है इसको जरा थोड़ा सा टेस्ट करें। और टेस्ट मैंने कर रखा हुआ है इसको, कोई ये मेरे लिए नया करने के नहीं है टेस्ट के, मैंने आज ही इसको करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जो एक्सप्रेशन है ना वो हमारी ऑडियंस भी देख सके और उनका भी थोड़ा घरों में बैठे जो है ना वो दिल ललचाए। एक्सप्रेशंस तो मेरे इसको देखते ही काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और अंदर से अच्छी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, बल्कि मीठी फीलिंग्स आना हो जाती हैं। और जो आजकल के हालात हैं, इन हालात में ऐसे ही मिठास लाई सकती है ज़िंदगी में। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से कैबरी की कोशिश रही है कि वो आपको बहुत हाई क्वालिटी और बहुत ही जो है ना वो हाई टेस्ट दे। तो इसी को हम साथ साथ खाते रहेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम की तरफ भी जाते हैं क्योंकि अगर हम इस पे बात करना शुरू हो गए तो पूरा दिन इसी पे बात करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बाद में मुझे साथ में अलग से भी देंगे। हाँ एग्जैक्टली, आप जाते हुए ले जाइएगा बिल्कुल। लेकिन अब हम थोड़ी सी जो है ना हमारे हालात चल रहे हैं और जिस तरह से सारा जो है वो हालात वाक़यात हैं और हमारी पब्लिक जो है, हमारी आवाम जो है वो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें सफ़र कर रही है। उसमें से एक बहुत अहम मसला है हमारे पेट्रोल की कीमतों का। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ ही महंगाई की बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी इजाफा हो जाता है और आए दिन ये नहीं है कि एक बार जो है वो कीमत रेज़ हुई और उसके बाद वो रुक गई। ये सिलसिला जो है वो चलता ही जा रहा है जिसकी वजह से हमारी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। तो आप बताइएगा अली के इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि फ्यूल की आए दिन जैसे कीमतें बढ़ रही हैं और उसके पेश नज़र जो हमारी आवाम है वो पिसती चली जा रही है। पहले तो ऐसा होता था कि हमें कई महीनों के बाद इस मुद्दे पे बात करने का मौका मिलता था कि पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो परेशान भी हैं और मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा भी हैं। लेकिन अब ऐसे चंद महीनों से गुज़श्ता चंद महीनों से ऐसा सिलसिला कार है कि आए रोज़ हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबर सुना दी जाती है और रात के जो पेट्रोलियम बम है वो आवाम पर गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से अब शहरियों के लिए ये कोई नई बात नहीं रही। लेकिन अब जो वतन अजीज़ के अवाम हैं, जो बासी हैं, उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं।
ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपके तमाम फैक्ट्रियां हैं, वो जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल है या फिर जिससे भी जुड़ी हुई है, हर तबका आप जहाँ भी जाते हैं तो जब वो चीज़ को महंगा करता है तो साथ में जवाज़ ये पेश करता है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है। अब ऐसे में हम देखते हैं कि जब आम शहरी है, पहले हम कैटेगराइज करते थे लोगों को कि जनाब इसके लिए मुश्किल बनी है, इसके लिए नहीं बनी, इसके लिए बनी है, इसके लिए नहीं बनी, लेकिन अब कोई भी तबका ऐसा नहीं रह गया। अमीर हो, गरीब हो, मीडियोकर हो, मुतवस्सत तबका हो, तमाम तर इससे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। किसी को कम नुकसान हो रहा है, किसी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर डायरेक्टली बिलवास्ता या बिला वास्ता डायरेक्टली पड़ता है आवाम पर, और फट से जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा हो जाता है। वो तमाम तर, वो आपके कपड़े हों, वो अशिया फ़रोनोश हों, वो एसेसरीज़ हों, वो मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ हों, वो आपके कोई भी मार्केट है, उन्होंने रेट फट से बढ़ा देने हैं और जवाब सिर्फ एक होना है कि पेट्रोल महंगा हो गया, उसका लेना देना हो या ना हो। अब हालात ये आन पड़े हैं लोगों के, जो आम शहरी हैं उनकी ज़िंदगियां अजीरन हैं और वो सोचने पे मजबूर हैं कि आया ऐसा क्या किया जाए, हमने ऐसे क्या गुनाह किए हैं, हम ऐसा क्या कर बैठे हैं कि हमारे साथ ही ये सब कुछ बीत चुका है। दुनिया के और भी बड़े ममालिक हैं, मुआशी हालात ख़राब होते हैं, तंगी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको डील किया जाता है एहसन अंदाज से। कीमतें बढ़ाई भी जाती हैं, इस अंदाज से बढ़ाई जाती हैं कि आम शहरी पर बोझ ना पड़े। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 14 रुपये का इजाफा, 15 रुपये का इजाफा, 20 रुपये का इजाफा, 30 रुपये का इजाफा। ये इजाफा सिर्फ 30 रुपये का नहीं होता, ये 15 रुपये का इजाफा नहीं होता। जो चीज़ 500 में बिकने वाली है वो फट से 800 पर जाती है, जो चीज़ कम कीमत है उसकी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। हर किसी के पास ये जवाज़ होता है। अब हमारे हुक्मरान हमें ऐसे मिले हैं, इसके मुतल्लिक जितनी हमारी बदकिस्मती है, क्या कहा जाए इन लोगों को, अब तो इनको मुखातिब करने का भी जी नहीं चाहता, क्योंकि इनके पास दिल नहीं है, इनके पास अवाम की फीलिंग्स नहीं है कि लोगों के साथ क्या बीत रही है। उसका अंदाज़ा हमारे निगरान वज़ीर आज़म के बयान से लगाया जा सकता है, जिसका कहना है कि महंगाई तो बढ़ी है लेकिन इस कदर नहीं बढ़ी है कि आप पहिया जाम हड़ताल कर दें। मैं जनाब से पूछता हूँ कि जनाब अगर आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह 30 से 40 हज़ार रुपये हो और आपके घर का बिल 30,000 आ जाए, आपने बच्चों की फ़ीस भी अदा करनी है, आपके घर में लोग बैठे हैं जिन्होंने कुछ खाना भी है, आपने रेंट भी अदा करना है, आपने बाहर सफ़र भी करना है, तो आप उस 40,000 में ये तमाम अखराजात करके दिखाएं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि महंगाई तो बढ़ी है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। आपने बच्चों की फ़ीस भी अदा करनी है, आपने अपने घर के मामलात भी चलाने हैं, आपने सारे बिल भी अदा करने हैं, आप इतने पैसों में करके दिखाएं। फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा जनाब महंगाई तो बढ़ी है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। आपने तमाम मामला चला लिए, आपने बच्चों की फ़ीसें अदा कर दी, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपकी आय रोज़ दिहाड़ी नहीं लगती है, आपकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, मुलाजमीन जो हैं वो जॉब से दरबदर हो रहे हैं, और उसके बाद आप घर को चला के दिखाइएगा। फिर मैं मोहतरम से पूछूंगा जनाब महंगाई तो बढ़ी है लेकिन इतनी ही नहीं बढ़ी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। क्योंकि महंगाई तो वाकई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इसमें अलमिए की बात ये है कि उसमें जो है वो आपकी तनख्वाहें जो हैं वो जूं की तूं हैं। हमें स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर हैं इमरान असलम, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि पेट्रोल की कीमतें जो आए रोज़ इतनी बढ़ रही हैं उसकी वजह से आम जो लोग हैं, जो आम शहरी है, वो पिस रहा है। और क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएं और आपकी इनकम सोर्स जो है वो उतने का उतना ही रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब हुक्मरान का ये कह देना कि जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है और आम शहरी का उसमें सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तमाम तर फैसले लिए गए हैं ये मुल्की मुफाद के लिए लिए गए हैं। अभी जो स्टैंड बाय मुआहदा हुआ था, जिसका जो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म था, सबसे पहले तो स्टैंड बाय मुआहदा है उसको मैं थोड़ा डिफाइन करता जाऊँ। किसी भी मुल्क के जो मुआशी तौर पर कलील मुद्दत के लिए जो है वो फ्रेंडसिंग के जरिए उसके मसाइल को हल करना जो है वो स्टैंड बाय मुआहदा है। पाकिस्तान ने जो IMF के साथ $3 अरब का जो है वो मुआहदा किया है, उसमें यह था कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात उसको बेहतर किए जाएंगे और इसके साथ साथ टैक्सेस लगाए जाएंगे। जैसा आप बात कर रहे हैं कि पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर जितनी भी हमारी आइटम्स हैं उन पर जो है बेजा टैक्सेस लग रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुआशी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर जो है वो टैक्सेस लगाए गए हैं। अभी देख लें कि पेट्रोल, आज हम देखें अदारा जो शुमारियात की रिपोर्ट है उसमें 27% जो है वो महंगाई की रेशो रिकॉर्ड की गई है अगस्त के मंथ में। अब देखें एज कम्पेयर टू जुलाई जो है वो 1.5 से 2% जो है वो बढ़ी है।
तो ये क्यों फैसले लिए जा रहे हैं? कोई जो है वो पॉलिसी इनके पास नहीं है, कोई बिजनेस रिफॉर्म्स पॉलिसी नहीं है, कोई रिलीफ के हवाले से इनके पास पैकेजेस नहीं है, और ये जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं अपना रहे और सब्सिडी खत्म किए जा रहे हैं। उसके जो ऑन अदर हैंड उन पे जो है वो बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, सुपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में जो है हमारे क्या कहते हैं कि जो जितने भी मुल्की अदारे हैं उनको बूस्टअप करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। तमाम अदारे नजकारी की तरफ जा रहे हैं। बाहर से, अब एयरपोर्ट्स की बात कर लें, उनको जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इसी तरह दीगर जितनी भी हमारी शोबे हैं जिनको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। अच्छा, होता यह है कि जब तक आप प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है वो कंपटीशन नहीं करेंगे ना गवर्नमेंट, तब तक आपका जो है वो मुईशत बेहतर नहीं हो सकेगी। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो चुका है, जो मजदूर है बेरोजगार हो चुके हैं। आपने आईडी कार्ड की जो लास्ट गवर्नमेंट ने शर्त लगाई थी, अब भी स्मॉल ले लें और बिग ट्रेडर्स ले लें, वो भी जो है वो समझ लें कि वो अब तबाही के दाने पे पहुंच चुके हैं और खुदकुशियों का रुझान बढ़ चुका है। आप देखें जो बिल आ रहे हैं, ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं जो है, उसमें खुदकुशी का रुझान फैसलाबाद में बढ़ना एक अलमनाक सूरत हाल है और ये लम्हा फिक्रिया है। हम इस हवाले से सोचना पड़ेगा कि हम आया अपनी आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। अगर रिलीफ नहीं दे पा रहे तो कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि आप इनकी जो आटा, घी, चीनी, इसमें जो है वो रिलीफ दे दें, चाहे आप बिजली की कीमतें बढ़ा दें। आप एक तरफ इनकी जो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इनको रिलीफ भी नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा जिसकी तनख्वाह अब 32,000 कम से कम गवर्नमेंट पंजाब ने जरूरत रखी हुई है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा। कोई फैक्ट्रीज, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर कर ही नहीं रहे। लेबर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी खामोश हैं। और उसके अदर हैंड आप बात करें, मार्केट्स में चले जाएं, जो गिरां फरोश है जनाब, ये फ्रूट्स हैं, ये जो चीजें हैं, वो अपने मन भाव जो ताव वो रेट लगा रहे हैं, अपने दाम लगा रहे हैं। उसके बरक्स कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बिल्कुल गायब है, और ऐसे में एक मसनूई महंगाई का जो तूफान बर्पा कर दिया है। जिस तरह बता रही है, ये अभी शटडाउन की जो कॉल दी गई है, तो हमारे जरा तो ये भी कहते हैं कि जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं कि जनाब आप बंद करें। इसका जो नुकसान है वो किसको हो रहा है? बिल्कुल कौम को हो रहा है। आपकी मार्केट्स बंद हो रही हैं, ट्रेड बंद हो रहा है, कार्गो का जो निज़ाम है वो बंद हो रहा है। आपको चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा रिलीफ दे दें। आवाम देख रही है कि कोई मसीहा हो हमारे लिए जो हमें जो है वो रिलीफ दे सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप कुछ प्रोग्राम्स ले लें, बिस्म ले लें, ये यूटिलिटी स्टोर्स ले लें। अब जो लास्ट गवर्नमेंट था एहसास कफालत, वो भी खत्म कर दिया गया है। अब सेहत सहूलत कार्ड है, वो भी खत्म कर दिया गया है। अब कुछ ऐसा कुछ लेके तो आए ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम चाह रहे थे कि कुछ जो नई गवर्नमेंट है उसके पास कोई ना कोई एजेंडा होगा, कि कोई ना कोई रिलीफ देने के लिए एजेंडा होगा। अब वो IMF के साथ जो शरायत है, अच्छा IMF ने कहा है, हम IMF की जो उसके साथ डीलिंग की है ना, उसकी जो उन्होंने समरी भेजी है कि जनाब हमारे तो जो बिजली के बिल है उसमें तो महंगाई, मुल्क की जो शटडाउन हड़ताल है उनको आपसे कोई सरोकार नहीं है। आपके मुल्क में हड़ताल हो रही है, आपको उन्होंने शॉर्ट टर्म फिनांसिंग सपोर्ट करनी है, जो स्टैंड बाय मुआहदा के तहत $3 अरब का हुआ है, उसके तहत आपको सपोर्ट करना है। इस मुआशी जो आपका जो सूरत हाल है इससे आपको निकालना है, लेकिन वो निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही। दिन ब दिन आप देख रहे हैं महंगाई की रेशो बढ़ रही है, पावर्टी रेशो बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो क्राइम की रेशो बढ़ रही है। इन तमाम को जो लिंक किया जाए तो वो वही है कि आप जब तक आम आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो तब तक मैं समझता हूं कि पॉसिबल नहीं है कि ये आप लोग एक तरफ रिलीफ का नारा भी लगाते रहें, दूसरी तरफ और महंगाई भी करते रहें। तो ये तमाम तरह अवामल को मद्देनजर रखते हुए आज जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, और कोई बाहर का इन्वेस्टर जो है वो आप पे पैसा लगाने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं फॉरेन, वो यहाँ से जा चुकी हैं, और लोग एक जैसे सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, जिसके बायस जो अनसर्टन सिचुएशन मुल्क में पैदा हो चुकी है। और इस सिचुएशन में जो है हमें आम आवाम को रिलीफ देना चाहिए। IMF के साथ कुछ ऐसे डेलीगेशन, कुछ ऐसी नेगोशिएशन करनी चाहिए ताकि ये जो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है और दीगर जितनी भी आइटम्स है, उन पे जो टैक्सेस की रेशो है ना वो कम की जाए। अगर जब तक उन पे टैक्सेस की रेशो नहीं कम करेंगे तब तक आम आदमी को जो है वो रिलीफ नहीं, हम समझते हैं कि दिखाई नहीं देता। और ऊपर से आपने बेजा टैक्सेस लगा दिए, सुपर टैक्सेस के नफाज लगा दिए हैं। और इसी तरह जो ज्यादा सबसे बड़ा जो तबका है वो ट्रेडर्स है, और ना तो आप उनको बूस्टअप कर रहे हैं, ना तो आप कोई हमारी यूथ देख लें। अभी हम पासपोर्ट फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, लास्ट हमने दिनों रिपोर्ट की है, रोजाना 700 अफराद जो है वो पासपोर्ट ऑफिस रिज्यू करते हैं, और अगर हम हफ्ता बार बात करें तो जो है वो 15,000 के करीब है। तो क्यों रेशो बढ़ी? क्यों पावर्टी रेशो थी तो वो मुल्क से छोड़ जाने वाले अफराद में इजाफा हुआ ना। इमरान, इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं महंगाई पे। पेट्रोल की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ रही हैं और उसकी वजह से जो आम शहरी की ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, अजीरन हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी इनकम है वो वहीं की वहीं है। तो इस हवाले से हम इमरान आपसे बात कर रहे थे और आप हमें ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरह से फ्यूल की कीमत बढ़ने से हमारी जो ओवरऑल जो लाइफ का सर्कल है वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना इनकम वो बहुत लिमिटेड है। और हर आए दिन जब बिजली की कीमत बढ़ेगी, फ्यूल की कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक कर रही है। तो आप उस हवाले से हमें बता रहे थे। पेट्रोल, आम आदमी हर एक का ख्वाब होता है कि अपने मुस्तकबिल संवारने के लिए जो है बैरून मुल्क जाए या कुछ दौलत आए, ऐसा कुछ होता है। अब आप देख लें कि मुल्क से जो माइग्रेट करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो चुका है। कुछ इलीगली जाते हैं, जैसा कि हमने वो कश्ती का वाक़या देखा, यूनान कश्ती वाक़या, कितने लोग जो है वो अपनी जान से सिर्फ क्या था, एक मुस्तकबिल, एक दौलत की खातिर वो बाहर गए थे। दूसरी तरफ ये देख लें कि पाकिस्तान में आए रोज जो है वो 10 लाख जो है, अभी रिपोर्ट हुआ है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख अफराद जो है वो बाहर जा चुके हैं। और अब फैसलाबाद में देख लें कि जो पासपोर्ट में जो है ऑफिस में लोग दिन ब दिन आ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह क्या है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, डिग्री होल्डर्स फ्री फिर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपका आईटी सेक्टर बंद पड़ा हुआ है। इसी तरह कोई फ्रीलांसिंग नहीं है, कुछ आप आईटी को लेकर कुछ बूस्टअप ही नहीं किया कि नौजवानों को लग रहा है कि जो भी है हमारा जो पॉवर्टी रेशो कम हो सकती है वो बैरून मुल्क जाके हो सकती है। लोग जो है आए रोज़ पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे हैं और ये मैं समझता हूँ लम्हा फिक्रिया है बिल्कुल कि आप अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक तो हम अपनी कंट्री से मूव हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरी बात ये है कि अगर हम, जैसे फ्रीलांसिंग की भी आपने बात की, अगर फ्रीलांस पे हम काम करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज के दौर में ये वक्त आ गया है कि लोग पाकिस्तानियों पे जो है उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि हर बंदा कहीं ना कहीं, जब महंगाई से सताई आवाम जो है वो अपना किसी ना किसी तरह सर्वाइवल के लिए कुछ करती है, तो अगर वो कहीं बेईमानी कर रही है या कुछ भी कर रही है तो उससे ओवरऑल एक नेशन का जो ट्रस्ट है ना वो दूसरी कंट्रीज पे बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो इसी हवाले से जो है अली, मैं चाहूँगी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, एक आम शहरी जो है वो बिजली का, फ्यूल का और जो किराए के घर में रहते हैं वो उनका जो है वो अखराजात बर्दाश्त करेंगे या अपने बच्चों की फ्यूचर पे बात करेंगे, क्योंकि इससे ओवरऑल पाकिस्तानी यूथ का जो है, बच्चों का जो है फ्यूचर वो दांव पे लग गया है। ऐसा है जी कि जब से हमने होश संभाला है और हमारे बड़ों ने जब होश संभाला होगा तब से एक जुमला आम फाहम है हमारे मुल्क में कि जो मुल्क है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये मोड़ पता नहीं कितने किलोमीटर पर मुहित है, कितने हज़ार किलोमीटर पर मुहित है कि अरसा हो गया, दहाइयाँ गुजर गई, लेकिन ये मोड़ से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। और किसी भी कौम में मनसूबाबंदी जब होती है तो उसमें सबसे पहला एक अंसर होता है उम्मीद। लोगों को उम्मीद होती है कि आया ये बंदा आएगा कुछ संभल जाएगा, ये लोग आ जाएंगे कुछ संभल जाएगा, या ये ऐसे मनसूबा जात हैं जिन पर काम चल रहा है। जब ये मनसूबे मुकम्मल होंगे तो हमें बिजली से रिलीफ मिलेगा, हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलेगा, हमारी जो तालीमी दर्सगाहें हैं उसकी फ़ीसें कम हो जाएंगी, हाँ जो रोज़गार के मौके हैं वो बढ़ जाएंगे, लोगों को कारोबार करने का मौका मैसर आएगा, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, कारोबार बढ़ेगा, सनत बढ़ेगी। ये वो सब चीज़ें होती हैं जो हमारे मुस्तकबिल में शामिल होती हैं और हम उसकी आस पर अपने आगे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। लेकिन फिल वक्त जो मेरी अर्ज़ पाक का हाल है वो तमाम तर चीज़ें हमें आगे एक दीवार नज़र आती है, अंधेरा नज़र आता है, बेउम्मीदी नज़र आती है, कोई कैफियत नहीं है, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है। ऐसे में क्या होता है जब नौजवान आपकी नस्ल का मायूस होता है और जो कि मेरे मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है वो मुल्क से बाहर जा रहा है, गलत तरीके से जा रहा है या सही तरीके से जा रहा है, ये बहस बात की है। लेकिन अब जब आप महंगाई बढ़ा रहे हैं तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि रोज़गार भी बढ़ रहा है, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, कारोबारी तबके के लिए कारोबार ज़्यादा आ रहा है, वो कारोबार बढ़ा रहा है। अब आपकी आधे से ज़ायद कौम सरापा एहतजाज है, बिजली के बिलों का मसला है, सुई गैस के बिलों का मसला है, आपके जो मौके हैं रोज़गार के उनका मसला है, रोज़गार नहीं है आपके पास, फैक्ट्रियाँ धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। और बिलखसूस मेरा शहर, मेरा फैसलाबाद जो कि सनती शहर है, जो कि टेक्सटाइल पर मुहित करता है, जिसकी पावर लूम्स हैं, जिसका बड़ा पैमाना मज़दूरों के ऊपर है, अगर इस शहर में
महंगाई वार करेगी तो सबसे जो बड़ी परेशानी है वो आम तबके को फेस करना पड़ेगी, जो कि कर भी रही है। अभी गुज़श्ता दिनों में वासा ने कमोबेश 700 के करीब जो डेली वेजेस हैं वो फारिग कर दिए हैं, और वो कोई इतनी ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले बंदे नहीं थे, वो कोई 50-60 हज़ार रुपये वाले बंदे नहीं थे। उनकी बामुश्किल माहाना इनकम 24 से 25 हज़ार रुपये बनती है। अगर हमारे इदारे इस कदर छोटा मजदूर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, और ये अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल है कि जो आम शहरी है उसकी ज़िंदगी किस कैफियत में गुजर रही है। देखें, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हो रहा है इस वक्त वो हो रहा है सफ़ेद पोश, जो हाथ नहीं फैला सकता है, जिसकी मंथली इनकम तो महदूद है और जो महंगाई की शरह है वो लामहदूद है। वो अब हमारा ये मकसद नहीं रह गया है, आम शहरी की ज़िंदगी से फल बाहर निकल गया है। उसको नहीं पता सेब का रेट क्या है, उसको नहीं पता अनार का रेट क्या है, उसके पास सिर्फ ये उसका मकसद है कि मेरे बच्चे या 3 वक्त की रोटी खा लें, मैं इनका पेट पाल लूँ और इनकी सांसें बहाल रहें। ये बहुत कड़वा जुमला है कि हम इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं कि हमारी सांसें बहाल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। मेरा कोई टूर नहीं है कि मेरी फ़लाँ छुट्टियां आनी है और मैंने नारायण का गान जाना है, या मैंने अपनी फैमिली के लिए फ़लाँ काम करना है, या मैंने अपने बच्चों का मेडिकल करवाना है, या मैंने तालीमी मौके देखने हैं, या मैंने उस बच्चे को फ़लाँ को यूरोप भेजना है। इनका तो सरोकार ही कोई नहीं है हमारे से। हम इतनी घिसी पिटी पीछी हुई कौम रह गए हैं। हमारे मकासद में सिर्फ 2 वक्त की रोटी है। आया आज मैंने अपने बच्चे का पेट भर दिया है, अब कल का दिन मैंने क्या करना है, और कल के लिए मैंने रोजगार कहां से लाना है, और उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है कि कल मेरी दिहाड़ी लगनी है या नहीं लगनी। और ये इन हुक्मरानों के लिए, वक्त के हुक्मरानों के लिए या जालिमों के लिए लम्हा फिक्री है कि उनके लिए ये 24 से 25 करोड़ की आबादी का मुल्क नहीं संभाला जा रहा, और जो रियासत हमारे साथ इंडिया का आज मुआजना कर लें, वो कौम कहाँ से कहाँ वो चांद पर पहुँच गई है, उनके प्लान क्या हैं, उनके मनसूबाजात क्या हैं, और हमारे लिए ये है कि हमने बिजली का बिल कैसे अदा करना है। जाहिर बात है, जब हम आटा, दाल, चावल और इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी कौम जो है वो अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ भी नहीं सोच सकेगी, कोई स्ट्रेटजीज प्लान नहीं कर सकेगी। इमरान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह ये महंगाई आए दिन इसका तूफान बढ़ता जा रहा है, तो आप जो मर्द है वो तो कमा के घर पे ले आता है, ठीक है, ख़वातीन किस तरह से गुजारा कर रही हैं, या अशिया खुर्दनोश के हवाले से अब बताइएगा कि जो आए दिन कीमतें बढ़ती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, तो ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है घर को चलाना। तो अशिया खुर्दनोश के हवाले से जितनी कीमतें बढ़ी उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कीमतें तो मैं कहता हूँ कि ये जैसा हमारे लिए एक आम सी बात हो चुकी है, आए रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन जो है वो रिश्व बढ़ रही है पाकिस्तान में। तो ख़वातीन क्या, हमारा जो आप समझते हैं कि बहुत सैडली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हालात हो चुके हैं, ख़वातीन क्या हर तबका ही मायूस हो चुका है, ठीक है। आप ख़वातीन की बात कर लें तो उनका जितने भी देख लें कुछ ऐसे वुमेन सेंटर्स नहीं हैं, ठीक है। आप दारुल अमान ले लें, ऐसी ख़वातीन हैं, ठीक है। ये जो इन्फ्लेशन जो है वो लोगों के घर उजाड़ता है, डिवोर्स रेशो बढ़ती है। जब आपको रोज़गार नहीं मिलते मर्द को तो क्लैशेस बढ़ते हैं, जब क्लैशेस बढ़ते हैं जो है वो डिवोर्स होती है, तो डिवोर्स की रेशो में भी इजाफा होता देखने को मिलता है। ख़वातीन घर से क्विट करती हैं, दारुल मान जाती हैं, उनके पास कुछ ऐसी कैपेसिटी नहीं है उनको रख पाता। होना ये चाहिए जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, ख़वातीन को स्किल करना चाहिए, ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करना चाहिए ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो और कुछ ना कुछ वो खुद कभी कफ़ील हो सके। किसके जो है वो सर पे साया नहीं होता, कुछ भी हो जाए उसको इतना होता है कि मैं खुद कफ़ील हूँ। जो वुमेन्स राइट्स हैं वो माशरे में फ़ाल होने चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा ये कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये महंगाई से जुड़ी हुई हैं। आप देख लें कि इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रही है तो ख़वातीन में भी होता है कि जनाब मेरे मर्द को जो भी हस्बैंड है उसको काम तो नहीं मिल रहा, अभी मैं क्या करूं, तो वो देख के स्क्रॉल करती है मोबाइल पे, तो आप उसको मिलता है कि जब आप कर्ज ले लें ऑनलाइन, अप्लाई करती है तो उसके झांसे में फंस जाती है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 120 जो जाली मोबाइल एप्लीकेशंस जो कर्ज के नाम पर शेयरिंग के साथ फ्रॉड करती हैं उनको प्ले स्टोर से हटाया गया है, जो लोगों घर उजाड़ करती हैं। और साइबर क्राइम में भी ये केसेस भी आ चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही ना, उन्होंने अपने वक्ती रिलीफ के लिए किसी की तरफ तो देखना है, चाहे वो कर्ज की सूरत में हो, ऑनलाइन कर्ज हो, एक साथ में हो, कुछ भी हो। उनको होगा कि कुछ ना कुछ हम बिजली के बिल की अदायगी के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप उठा लें ताकि जो हमारा वक्ती रिलीफ है पूरा हो सके। लेकिन ना तो गवर्नमेंट की जानब से कोई रिलीफ पैकेजेस हैं, ऑन अदर हैंड जब वो प्राइवेट जाते हैं तो इस तरह की केसेस का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जो है वो आप देख लें कि ख़वातीन क्या हर जो है मकतबा फ़िक्र के लोग जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हम इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। महंगाई की बात हो रही है, महंगाई से सताई आवाम की बात हो रही है। हमने आम शहरी की बात तो करी है, लेकिन अब थोड़ा सा इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बंद होते जा रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, जब रोज़गार ही नहीं होगा तो आम बंदा किस तरह से सर्वाइव कर सकता है? मतलब निचले तबके से अगर हम थोड़ा सा बात करें अपना इंडस्ट्रियल ऑनर्स की, तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री इस सब हवाले में किस तरह से पिस रही है? अगर बात इंडस्ट्री की जाए तो फैसलाबाद में तो इंडस्ट्री सबसे ऊपर वाला सेक्टर है। ऐसा ही है। जिसकी ग्रोथ का मतलब है फैसलाबाद की ग्रोथ। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 1 से 2 साल कबल की बात है कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। और फैसलाबाद में हाल ये था कि जो हमारी इंडस्ट्री है उनको मजदूर नहीं मिल रहे थे, इस कदर ज़्यादा काम था, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। और अब जो हालात हो चुके हैं आपकी, इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और उसकी वजह सिर्फ एक है कि मनसूबाबंदी नहीं है। और बुनियादी तौर पर जो इंडस्ट्री को हमने ये जो इंडस्ट्री सेक्टर होते हैं ना, इनके लिए आप रिलीफ देते हैं, इनको सब्सिडी देते हैं, इनके लिए ख़ास पैकेज अनाउंस किए जाते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री के साथ सिर्फ उसका मालिक नहीं जुड़ा हुआ, इंडस्ट्री के साथ रोज़गार जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री के साथ आपके मुल्क की एक्सपोर्ट जुड़ी हुई है, इंडस्ट्री के साथ आपके मुल्क में रोज़गार के मौके हैं, आपने तरक्की करनी है। और उसके साथ एक मज़दूर के साथ एक घर जुड़ा हुआ है, और कितने मज़दूर हैं उतने घराने हैं, उन घरानों का चूल्हा उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक फैक्ट्री बंद होती है, एक टेक्सटाइल बंद होती है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितने घर जो हैं उनके चूल्हे ठंडे रहते हैं। और बिलखसूस जो मज़दूर होता है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर होता है, उसका तो मामला ही ऐसे चलता है कि उसने हैंड टू माउथ होता है, उसने जो कमाना है वही उसने खाना है। अब जब ये यहाँ पर मनसूबाबंदी की मैंने बात इसलिए की है कि जब किसी भी मुल्क पर मुश्किल हालात आते हैं तो उनके जो हुक्मरान होते हैं, जो हाकिम होते हैं, जो मनसूबा साज होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हम उन सेक्टर्स को रिलीफ दें जिनसे कम से कम तबाही हमारी कम हो, हमारा जो नुकसान है वो कम हो। हम उस सेक्टर को रिलीफ दे दें ताकि बड़े पैमाने पर वो लोग सड़कों पर ना आए जिनकी तादाद ज़्यादा है। देखें, हमारे मुल्क में जो मुतवसत तबका है उसकी तादाद ज़्यादा है, या फिर जो पॉवर्टी रेशियो से नीचे का तबका है उसकी तादाद ज़्यादा है। अमीर लोग जो हैं उनका तो इशू नहीं बनता, ज़ाहिर बात है, फेस तो सबको करना पड़ता है, लेकिन वो ऐसा उनके साथ अवामिल नहीं होते कि वो तीसरे वक्त के खाने के लिए बैठे हैं, या घर में उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, या उनके पास अब पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। ये उस शख्स के साथ मामलात होते हैं जो जहाँ फिर नौकरी पेशा अफराद है, मुलाजिम पेशा अफराद है, या फिर दिहाड़ीदार है, उसने मजदूरी करनी है। और ऐसे मामलात ये सिर्फ अब इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रह गए हैं, आप हर तबके को अब हिट किया जा रहा है। पूरे का पूरे शहर सरापा एहतजाज हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स हों, वो आपकी इंडस्ट्री हो, वो छोटा दुकानदार हो, बड़े पैमाने पे आपके कारोबार बंद होते नज़र आते हैं। जब इंडस्ट्री तबाह होगी तो सब कुछ तबाह होगा। आप यहाँ पर मनसूबा साजी ये थी कि आपने बिजली की बिलों की जो कीमतें बढ़ाई हैं, आपने कुछ भी किया है, आप किसी एक सेक्टर को तो महफूज रखते कि जनाब ये हमारा सेक्टर इससे महफूज रहे, ताकि इनको परेशानी ना हो, इनको बंदिश ना हो, इनको रिलीफ मिले, ताकि जो आम निचले तबका है, जो मजदूर तबका है, जो आम तबका है, जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, जो मेहनत कश तबका है, उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े, कमोवेश वो सड़कों पर ना आए। लेकिन नलायकी, नाअहली, सुस्ती, तसाहल पसंदी, काहिली की ऐसी आला मिसाल कायम की है इस वफाकी निगरान हुकूमत ने, जिसके रिकॉर्ड हमें माजी की हुकूमतों से भी नहीं मिलते। और जाते जाते जो PDM की हुकूमत है उसने कानून साजी की, बिल पास किए कि जनाब जो निगरान हुकूमत होगी इसके इख्तियारात को वुसअत दी, इसके इख्तियारात बढ़ाए, ताकि ये फिनांस जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे कौमी मामलात हैं, खजाने के मामलात हैं, उनमें तरमीम की गई ताकि ये बड़े फैसले ले सकें। फैसले तो क्या लेने के हमारे वज़ीर आज़म जो हैं निगरान, उनको पता ही नहीं है कि कैफियत क्या है, मुल्क के हालात क्या हैं, जो फील्ड में माशी हालात क्या हैं, आम बंदे की ज़िंदगी क्या है, उसने फैसले क्या लेने हैं, और उसके इख्तियारात जो बढ़ाए गए हैं वो किस काम के हैं। वो जब अहम फैसले ही नहीं ले पा रहा, वो जब एक तबके को रिलीफ नहीं दे पा रहा, उसने कौम को रिलीफ क्या देना है। तो सेंट्रलाइज करते, चीज़ों को मरकज़ बनाते, मरकज़ से नीचे आते कि जनाब हमने कम से कम इंडस्ट्री को रिलीफ देना है, इससे जुड़े हज़ारों घराने जो हैं वो सुकून में रहेंगे।
हमने इनके साथ, ये हमारा इनके साथ मुआहिदा है कि जनाब आपने मजदूर फारिग नहीं करना है, हम उसका पे बैक आपको कर रहे हैं। आपने मजदूर बढ़ाने हैं, आपने इंडस्ट्री को वुसअत देनी है, हम आपको ये रिलीफ दे रहे हैं। आपके बिजली के बिल जो हैं वो अगर आप अदा नहीं कर पा रहे तो उसका हुकूमत कोई बंदोबस्त करेगी। हम आपको बिजली सस्ते दामों देंगे दूसरे सेक्टर की निस्बत, आप अपना काम चलाएं। लेकिन उन्होंने सबको एक लाइन में खड़ा करके सबको ही तबाही के दहाने पे धकेल दिया है और कह दिया है कि जनाब आप जाने और आपका काम जाने, हम तो हाकिम हैं, हमने तो फलां करना है। अभी जनाब पिछले दिनों अब लाइफस्टाइल बताता है हुक्मरान का वो कितना संजीदा है आवाम के साथ। अब आम शहरी के पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं और जनाब निगरान वजीर साहब पिछले दिनों जड़ावाला में आए और उनका प्रोटोकॉल देखने के काबिल था। 40 से 50 जो हैं वो गाड़ियां हैं, और किस मुल्क का वजीर आजम है जिसके पास तीसरे वक्त की रोटी नहीं खाने होती, को पैसे नहीं है, ये हालात हैं, ये लोग इनकी हैं वो संजीदगी किसान का हैं। लेवल है। और इसकी निस्बत तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं इनके सिक्योरिटी इशू बड़े हैं। ये अकेली दुनिया पे आए हुए हैं हाकिम जिनके सिक्योरिटी इशू बड़े हैं, जिनको अवाम में जाते डर लगता बाद है। में एडिशन करता जाऊं, अली नारूब सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखें, अब जैसे काकर साहब से हमारे जो निगरान वज़ीर ने सवाल पूछा कि जनाब नौजवान जो बाहर जा रहे हैं उनको तो क्या हुआ जा रहे हैं, अब देखें संजीदगी का लेवल चेक करें। ये है लास्ट हम कोविड में हम रहे, फिर हमें नेशनल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वहाँ पे रहे, क्लाइमेट एक्सचेंज सैलाब आए, जिनेवा ने 10 अरब रुपये का जो है हमें पैकेज दिया डॉलर्स का, वो कहाँ गए? 180 से ज़ायद जो है बाहर से फ्लाइट्स पैकेजेस आई, कहाँ गए? हम तो ये चाह रहे हैं जो बाहर से इमदाद मिल रही है कम से कम वो तो डिजर्विंग हो। कहाँ पे अबव द 1 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर हाउसेस इन डिफरेंट एरिया इन पंजाब, तो वो कौन कंस्ट्रक्ट करवाएगा? अब ये देख लें, अब मैं कहता हूँ कि हर सेक्टर को आप छेड़ लें तो वहाँ पे तबाही ही तबाही है, कोई रिलीफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, कुछ रिलीफ के नाम पे कुछ दिया नहीं है। ऊपर से जिम्मेदारी आयद नहीं ले रहे कि ये जिम्मेदारी उसकी है, उसकी जिम्मेदारी उसकी है। तो भाई आप जो है वो हक में वक्त हैं, कोई भी है हक में वक्त है, आप मुल्क को संवारने के लिए कुछ स्ट्रेटजी प्लान लाएं, शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लेकिन इसमें यह है ना कि जो पहले से भी आवाम को रिलीफ दिया जा रहा था वो वाले सारे प्रोजेक्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो मसाइल हैं जिनका दिन ब दिन हर रोज जो है ना घरों में भी आम बंदा बैठा भी बात कर रहा होता है कि ये मसला है, ये मसला है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे क्राइम रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस सब की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? इस सब की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे जाती है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो लेने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से आप बताएं कि कितना आपको लगता है कि क्राइम में कितनी ज़्यादा जो बढ़ रहा है, इसकी रेशो कितनी ज़्यादा हो गई है हमारी प्रीवियस ईयर से, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो? यकीन करें, मैं समझता हूँ कि जो क्राइम की रेशो बढ़ रही है ना अभी, इसमें जो है वो ख़वातीन भी इन्वॉल्व हैं। अब FI की रिपोर्ट है, वो कोट करता जाऊँ कि इंसानी स्मगलिंग में, जो आपको पता है FATF की शराइत भी हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो उसमें इंसानी स्मगलिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में फैसलाबाद की ख़वातीन भी मुलव्वस हैं। यहाँ इस सिटी की बात करें तो क्राइम की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप देख लें कि जितनी है बत्ताखोरी, दिन दिहाड़े जो है बैंक में डकैती हो जाती है, कुछ पूछने वाला नहीं है, उसके अकब में थाना होता है, कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, लोग जलाओ गिराव करते हैं, दुकानें बंद करवा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए होता तो ये मुतलका ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है ना, पुलिस अफसरान आए, उनको सारा रोक टोक करें। आपने एक डॉल्फिन लॉन्च की कि जनाब स्ट्रीट्स क्राइम्स को रोकने के लिए हमने ये किया है। आपका सीसीटीवी निज़ाम ही नहीं है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स आपका फाल नहीं है, आपका जो शहर है फैसलाबाद वो गैर महफूज है। आप बड़े बड़े इन्वेस्ट, आप देखिए चाइनीज़ है, जैसा कि अभी जो है वो वजारत दाखिला ने इनको CPO को लेटर लिखा कि जनाब फैसलाबाद में फेडमिक और 138 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर चाइनीज़ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो जाए ना वार्ड में, इनको को है, आप गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी दें। फेडमिक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ज़रूरी यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत से मकामात हैं। CPEC प्लस ये जो जितने भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जहाँ पर फॉरेनर्स और चाइनीज़ काम कर रहे हैं, उनको आप सिक्योरिटी दें। ज़ाहिर है आप आम आदमी को सिक्योरिटी दे नहीं रहे। और दूसरा ये कि आप ये सेंसस देख लें, पोलियो देख लें, दीगर जितनी भी आपकी कैंपेन्स देख लें, हमेशा सिक्योरिटी के मसाइल रहे हैं। और आप अदर हैंड देख लें कि स्ट्रीट्स क्राइम बढ़ रहे हैं, बच्चा जो है वो इस पॉवर्टी डिशेस तंग आकर डकैतियाँ कर रहा है, वारदातें कर रहा है, दिन दिहाड़े चौक चौराहों में ख़वातीन और आम शहरी को लूट लिया जाता है, वो लाखों की नकदी से महरूम हो जाता है। और एक FIA के अंदराज के, अपने हक के अंदराज के लिए उसको कई दिनों थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। थाना कल्चर भी शफाफियत पर मबनी नहीं है ना। सबसे पहले तो थाना कल्चर चेंज होना चाहिए, वो जो निज़ाम राइज किया उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, अमेंडमेंट की ज़रूरत है ताकि आम आदमी को रिलीफ पहुँचा सके। इनसे पूछें कि जनाब आप हमारे मुआफ़िज़ हैं, आप कम से कम बताएं कि आप आम आदमी के लिए सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं। एक तो वो कमाता है कि चले अपने अहलो अयाल की कफालत कर सके, जाता है तो चौक चौराहा में उसको लूट लिया जाता है।
हु इज द ऐसा ही है। रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल ऐसा ही है, और इस सब की जिम्मेदारी जो है वो कोई लेने को तैयार नहीं है। इमरान आपका और अली आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त होता जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आई होप कि जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनका दिन का आगाज़ बहुत ही जो है वो हसीन और बहुत खूबसूरत हुआ होगा, और हमारी दुआ है कि आपका बाकी का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। बात करें अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की, तो किसी भी मुल्क की जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी भी मुल्क का जो है वो अहम पिलर समझा जाता है। इसी हवाले से हम जो है वो आज बात करेंगे, और हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिद रामे साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को टाइम देने के लिए। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट हमारे मौजूद हैं राना मोहम्मद शहजाद आरिफ जो हैं प्रेसिडेंट पावर लूम्स एसोसिएशन झंग, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से बात करेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि इंडस्ट्रियल की अगर बात की जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो टेक्सटाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में, और अगर ख़ास तौर पर फैसलाबाद की बात की जाए तो ये तो एक सनती शहर है। तो इस हवाले से जो हमारी इंडस्ट्री की करंट सिचुएशन जा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके के ऊपर जबकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बेतहाशा मसाइल का शिकार है, और इसके ऊपर आप हमारा तजिया लेंगे और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से यकीनन ये आला हकाम तक और मुख्तलिफ अदारों तक ये बात पहुँचेगी ताकि हमारी मुश्किलात जो हैं वो हाईलाइट होंगी। तो जो करंट सिचुएशन है, चूँकि फैसलाबाद का तो सारा जो मुआशी दारोमदार है वो इंडस्ट्री के ऊपर है, और फिर पावरलूम शहर का सबसे बड़ा बिज़नेस है जिससे फैसलाबाद शहर के कम से कम 6 से 7 लाख लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स में ला के तकरीबन 10 लाख लोग बन जाते हैं, जिससे विजान मार्केट है, कपड़ा मार्केटें हैं, तो लाखों लोगों का ये रोज़गार है और सैकड़ों अरबों रुपए की इसके ऊपर हमारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है जिससे ये कारोबार चलता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि मुश्किल में है और तकलीफ दह सूरत हाल में है। हमारे जो फैक्ट्री मालकान हैं वो पिछले ये समझ लें कि ये 2023 का सारा साल है, ये इंतहाई नेगेटिव साल गया है इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो तबाही का शिकार है। उसकी बेसिक वजह जो है वो बिजली की प्राइसेस में बेतहाशा इजाफा है। तो इसके बावजूद कि हम सारे सेक्टर्स जो हैं पूरी इंडस्ट्री जो है वो एहतजाज भी कर रही है अपने मजदूरों के साथ भी, हम खुद भी मालकान भी, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, पाकिस्तान के तमाम मीडिया के ऊपर भी, लेकिन ना ही गुज़श्ता हुकूमत ने और ना ही ये मौजूदा निगरान हुकूमत आई है इनके में कोई व्हील नज़र आती है कि इन्होंने हमारे कारोबारों के लिए कोई भी ऐसा इंसेंटिव देने की या इनके दिल में कोई रहम है। हालांकि आप देखिए कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी इस वक्त जो है वो डावाडोल है, IMF के पूरी तरह हम लोग शिकंजे में हैं। जब आपका बजट जो है वही IMF बना रही है और आपने उनको लिख कर दे दिया कि हमने आपकी ये शराइत माननी है, तो देखें ना उनकी शराइत के नतीजे में इस वक्त डॉलर जो है वो फ्री फ्लोटिंग पॉलिसी की वजह से 350 रुपये के ऊपर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो ये हैं कि हमारा जो खाम माल है, हमारी कपास इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 10 मिलियन जो बेल्स हैं वो कपास की जो है वो पैदावार होगी इस साल के अंदर। गुज़श्ता साल तो ये 7 मिलियन गांठ थी। तो अब बाकी जो हमारी जो ज़रूरत है वो 1 करोड़ 40 लाख बेल्स हैं, वो 40 से 45 लाख कॉटन बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। आपको विस्कॉस जो है वो सारा का सारा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये डॉलर की हाई प्राइसेस इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। फिर दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो बिजली की कीमतों का है। एनर्जी प्राइसेस जो है वो डबल हो गई हैं गुज़श्ता 5 माह के अंदर। मार्च की 1 तारीख को इन्होंने ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की थी जिसमें बिजली 9.5 सेंट के ऊपर 22 रुपये यूनिट के हिसाब से मिल रही थी। अब वो बिजली जो है रजिस्टर्ड ज़ीरो रेटिंग रजीम वालों को 50 से 52 रुपये मिल रही है, और आम हमारे फैक्ट्री ओनर्स जो हैं पावर लूम्स के हों या दूसरी जो हमारी SME इंडस्ट्री है उसको ये 60 से 62 रुपये मिल रही है। तो इसमें वही होना था जो हो रहा है। आपके रिपोर्टर्स हमारे पास प्रोग्राम करने जाते हैं, आप इसके ऊपर बेतहाशा दफ़ा प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हर दूसरी फैक्ट्री बंद है और जो फैक्ट्री चल रही है
वो भी अपनी तकरीबन 60-65% कैपेसिटी पे चल रही है, और वो फैक्ट्री भी 60-65% चलने के बावजूद हफ्ते में 2 दिन बंद हो रही। तो इतने मुश्किल सूरत हाल है हमारी इसमें। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि जब भी कोई भी सेक्टर जब जो इफ़ेक्टेड होता है तो उससे आम आदमी डायरेक्टली इफ़ेक्टेड होता है। तो इस लिहाज से सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर आपका क्या ख्याल है? जी, जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, ऐसे हालात दुनिया में चंद मुल्कों में ही कभी हुए हैं। पूरी दुनिया इस वक्त अपने आप को ग्रूम करने की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेसिक नीड्स की तरफ ही जो है ना वो फंसे हुए हैं कि हमें बिजली और गैस, इस चुंगल से हम बाहर निकलेंगे तो हम कुछ और अपने मुल्क के लिए करेंगे। ऐसी सिचुएशन जा रही है कि हर बंदा इस वक्त ये सोच रहा है कि मैं इस मुल्क से कैसे भागूं, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारा सर जो है वो शर्म से झुक चुका है कि हमने अपने मुल्क के हालात ऐसे कर दिए हैं कि यहाँ के रहने वाले ही इस मुल्क में रहना नहीं चाह रहे। तो इस मुल्क का फिर कौन वाली वारिस है? कोई भी नहीं। इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब जो है वो उसको कैसे सरवाइव तो दूर की बात है, उसको तो सांस लेना मुश्किल हो गया। हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़। इशू देखिए ये नहीं है कि टैक्स क्यों ले रहे हैं, टैक्स लेना चाहिए, लेकिन वो टैक्स हमारे ऊपर लगता नहीं है। और हम टैक्स उस चीज़ का दे रहे हैं जो अशराफिया याशियाँ में उड़ा रहे हैं, जो हम उस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। सर्कुलर डेट आ गया, कभी पेट्रोल का सर्कुलर डेट है, कभी बिजली के बिलों का सर्कुलर डेट है। मकसद है कि किसी की गलती की जो है ना वो हम सजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो वही हिसाब होया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े भरा। बिल्कुल। तो इसमें अगर बात करें एक कॉमन पर्सन की, लेबर के किस तरह के मसाइल हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो उनका घर, उनका चूल्हा ही जो है वो इंडस्ट्री से चलता है, तो उनके क्या मसाइल हैं? देखिए, सबसे बुरी हालत जो है वो तो ऑब्वियसली लेबर की है। मजदूर की ज़िंदगी तो वैसे ही एक टफ ज़िंदगी है, ऊपर से जब आपको अपने काम की श्योरिटी नहीं होगी कि आप फैक्ट्री में जा रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही, फिर फैक्ट्रियां जो बंद है वो मजदूर किधर जाएंगे? अगर आपका जो क्राइम रिपोर्टर है आपको फैसलाबाद के क्राइम की शरह बता दें कि पिछले 3 माह के अंदर इसमें कितना इंक्रीज आया है, लूट मार के, डकैतियों के और ये छीना चपटी के, ये चोरी के ये केसेस जो हैं ये मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा बढ़ गए। तो इसकी वजह यही है, जब गरीब आदमी के पास रोज़गार का जरिया नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों को भूखों मरता हुआ तो नहीं देख सकता, वो कहीं हाथ पैर मारेगा। जो लोगों का तो गांव से तल्लुक था, वो बहुत सारे मजदूर जो हैं वो लाखों की तादाद में अपने उन इलाकों में चले गए हैं, वो वहाँ पे मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। जो शहर में रहते हैं उन्होंने मकान किराए पे लिए हुए हैं, उनका बच्चों की फ़ीस है स्कूल की, चाहे वो टाट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो रोटी पानी, आप आटा देखें, आटा जो है वो 80 रुपये किलो हो गया है, चीनी 170 से 190 रुपये किलो हो चुकी है। ये पाकिस्तान के ऊपर एक क़यामत टूट चुकी है। और हम सब जो 24 करोड़ आवाम है, आप समेत हम सब लोग जो हैं, हम सुबह उठते हैं, अपनी मेहनत मशक्क़त जो करते हैं, उसमें से हमारी जो कमाई का एक गालब शेयर है वो टैक्सेस में चला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। आप दवाई खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, बिजली के बिल देते हैं, पेट्रोल गाड़ी में मोटरसाइकिल में भरते हैं, आप साबुन की टिक्कियाँ लेते हैं। तो उनमें से जो टैक्स है वो टैक्स कहाँ जा रहा है? वो टैक्स जा रहा है जो हमारा हुक्मरान तबका है उनकी अय्याशियों में, और उनकी अय्याशियाँ का वो कम होने में नाम नहीं ले रही। 2 माह पहले जो हुकूमत थी वो हुकूमत के 90 से ज़्यादा वज़ीर थे, और उनमें से 25 वज़ीर ऐसे थे जिनको महकमा ही अलॉट नहीं हुआ था। तो ये हमारी जो है, ये मैं समझता हूँ कि मनहसुल कौम हम लोग बेहिस हो चुके हैं। आपने IMF से मिन्नतें तले डाल के पूरे पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि जरगमाल बना के आपने IMF से लोन जो है वो अप्रूव करा लिया। और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने अल्ले तल्ले शुरू कर दिए। आपने नई गाड़ियाँ परचेज़ कर ली, जो है जहाज़ों में बाहर के जहाज़ भर भर के जो है वो बाहर के दौरे शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर भी जो है वो हुक्मरान तबका जो है, हमारा एलीट क्लास जो है, उन्होंने ये मिसाली बचत की पैदा नहीं की। आज अगर बिजली का क्राइसिस है तो वो क्यों क्राइसिस है? इसलिए है कि पाकिस्तान में हम तो इसलिए चीखो पुकार करते हैं तो खुदारा ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। कि अगर आप फैस्को को देखते हैं, फैसलाबाद की जो बिजली पैदा करने वाला हमारा ये है,
तो इसके अलावा मुल्तान का जो है, या गुजरावाला का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, ये सारी डिस्कोज जो हैं ये प्रॉफिट में जा रही हैं। इनकी 90% से ज़्यादा रिकवरी है और इनके लाइन लॉसेज जो है वो कम है। लेकिन हमें उन इलाकों का बोझ उठाना पड़ रहा है पूरे पाकिस्तान में जहाँ की डिस्कोज इनएफिशिएंट हैं, जहाँ बिल ना देने का रवाज है और जहाँ पे चोरी और जो लाइन लॉसेज हैं वो बेतहाशा ज़्यादा है। और उन सारी चीज़ों का वो बिल जो है वो हमारा खून निचोड़ के ले रहे हैं और उसका आज नतीजा आप देख लें कि आपकी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। 17 किस्म के हमारे ऊपर टैक्सेस हैं, कोई QTA सरचार्ज है, FC सरचार्ज है, TR सरचार्ज है, GST सरचार्ज है, सुपर GST सरचार्ज है, ये इनकम टैक्स सरचार्ज है, सुपर इनकम टैक्स है। यानी कि आपकी लिस्ट नहीं ख़त्म हो रही और इतने टैक्सेस हैं। अगर आप आम घर का बिल जो 15,000 रुपये आ रहा है उसमें 8,000 रुपये बिजली या 7,000 रुपये के टैक्सेस है, तो लोगों का मैं समझता हूँ कि अब सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। इससे पहले के हुक्मरान तबके को ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि अगर इससे पहले के उन लोगों का जो मैं समझता हूँ कि सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए, उस चीज़ को आप कानून जो नाफज करने वाले अदारे हैं, इंतज़ामिया, हुकूमत, फिर जब अवाम आ जाती है कोई बंदा नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि इनको थोड़ी को बहुत समझना चाहिए। ये वार्निंग हम सब के लिए, बशमूल हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है इनको अपने खर्चे कम करने चाहिए ताकि पाकिस्तान का सर्वाइवल, पाकिस्तान की बचत होगी तो हम सब लोग हैं, पाकिस्तान के साथ ही हम सब लोग हैं। इस वक्त हम इतने मायूस हैं, कभी भी हम इतने मायूस नहीं हुए थे। हमारे पास मुल्क में इतना पोटेंशियल है, सैकड़ों अरबों डॉलर की हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। पूरी दुनिया के बेहतरीन बायर्स जो हैं वो हमसे अपना माल लेते हैं। हम उनके लिए पाकिस्तान से फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ अशिया प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे पावर के जो एनर्जी रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा हो गए कि हमारा जो फॉरेन बायर है वो दुनिया के दूसरे ममालिक से अपनी प्रोडक्ट्स ले रहा है। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही जो है ना वो विजुअल जो उसका रोल है वो प्ले करती है। लेकिन यहाँ पे जब इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी तो हमारे फॉरेनर जितने भी क्लाइंट्स हैं या बायर्स हैं वो क्या ही पाकिस्तान की तरफ आएंगे और डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की मैशत पे जो है वो बहुत असर पड़ता है। जैसे आपने बात की कि गरीब तबके की, जैसे हम आम कॉमन बंदे की बात कर रहे हैं, एक बंदा है, दिहाड़ीदार बंदा है या कह लें कि तनख्वाहदार बंदा है जिसकी मंथली 18,000 रुपये इनकम है और उसको बिजली का बिल ही जो है वो 25-26 हज़ार आ जाएगा, तो वो अपने बच्चों का क्या पेट भरेगा, उनकी तालीम पे क्या खर्च करेगा। और अगर तालीम का निज़ाम ही बिल्कुल जो है वो तबाह हो जाएगा तो पाकिस्तान कैसे आगे से सर्वाइव कर सकेगा। इन्हीं सारे क्राइसिस के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं शहजाद साहब? जी देखिए, जो आपने भी बात की कि तालीम का जो हमारा निज़ाम है, निज़ाम तो देखें ये जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है कि एक बेसिक प्रॉब्लम आई है, मिसाल तौर पे कि अब आपने बताया 18,000 एक गरीब बेचारे इंसान मजदूर की एक तनख्वाह बनती है, उसका बिल 24,000 आ गया। वो उसने जैसे भी है उसने उस बिल को पे कर दिया, लेकिन उसने कहाँ से पे किया? उसने अपने बच्चों के का पेट काटा है, अपना पेट काटा है, बच्चों की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उनकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब उस कॉम्प्रोमाइज़ का उस बच्चे के जहन पे क्या असर जाएगा? वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा, वो बच्चा अपने जहन में अपने आप को क्राइम की तरफ लेके जाएगा, वो बच्चा लेके जाएगा। बाप तो मकसद जो है वो ये इसको किसी तरह सर्वाइव कर चुका है, वो तो मकसद है, अभी वो इस चीज़ पे नहीं आएगा, लेकिन उस बच्चे के जहन पे इफेक्ट आएगा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से आज़ाद होना है, मुझे इस मुल्क से आज़ाद होना है। वो जैसे एक परिंदा एक केज के अंदर फड़फड़ाता है, वो बच्चा ऐसे फड़फड़ा, ये डोमिनो इफेक्ट होता है। ये आगे चल के हमारा मुस्तकबिल बहुत दूर बईद तक हम मायूस हैं। जैसा रामे साहब ने कहा, इतने मायूस हम कभी भी नहीं हुए। बिल्कुल। इस वक्त हमें अपनी सर्वाइवल की फिक्र नहीं है जितनी हमें अपने बच्चों के सर्वाइवल की फिक्र है। क्योंकि अभी जो भी हालात चल रहे हैं किसी ना किसी तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है अगर उसकी बेसिक जो फंडामेंटल नीड्स हैं उसकी वही पूरी नहीं होंगी तो क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आप सबको भी पता है कि किस तरह से आए दिन जो है वो सुसाइड केसेस बहुत हैं। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जो है वो जहर देकर उनको कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें बजाय इसके कि सर्वाइवल। तो इन मुश्किल तरीन हालात में जो है वो किस
तरह से पाकिस्तान सर्वाइव करेगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और फिर अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। महंगाई की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है कि किस तरह इंडस्ट्री बंद होने से जो पावर लूम्स हैं उसका जो सेक्टर है कितनी बुरी तरह से इफ़ेक्टेड हुआ है। लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं और इसका जो है वो सीधा असर पड़ता है आम शहरी की ज़िंदगी पर, और जितने भी हमारे मालकान हैं उनका बिज़नेस बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस हवाले से हम बात कर रहे थे, क्राइसिस की बात कर रहे थे। तो मालकान को, एक आम तबके की तो हम बात करते ही हैं, उनके तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर ऑनर्स की बात की जाए तो वो किस तरह से इन सारे क्राइसिस को फेस कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री जो मालक है, जो ख़ासतौर पे जो एसएमई सेक्टर होता है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी तो मज़दूर से थोड़ी सी बेहतरी होती है, क्योंकि वो लोग अपनी फैक्ट्रियों को भी देख रहे होते हैं, मज़दूरों को भी देख रहे होते हैं। शाम को उन्होंने अपने खाम माल की परचेज़ भी करनी होती है, पेमेंट्स अरेंज करनी होती हैं, बिल आप देते हैं, फिर आगे उन्होंने अपना कपड़ा फ़रोख्त करना होता है, इसके सारी चीज़ों को। तो वो एक बड़ा बिजी सा और एक मजदूर लेवल का बंदा होता है, कि वो मिडिल क्लास का एक फ़र्द होता है। तो अगर इसमें थोड़ा सा मंदा जो होता है, जिससे हम कहते हैं क्राइसिस, वो ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग कर जाता है ना, तो वो लोग खुद ही अपने वजन से गिर पड़ते हैं। तो यही हाल हमारे फैक्ट्री ओनर्स का हुआ है कि ये 8-9 महीनों पे मुहित है। कि पहले तो ऐसे होता था कि 2-3 महीने क्राइसिस रहता है, आपको लॉस होता है, तो चलो 2 माह ऐसे रहते हैं कि जिसमें तो ब्रेक इवन पे चला जाता है या कुछ 2 पैसे बच जाते हैं, तो उससे वो ब्रीदिंग स्पेस उसको मिल जाती है। लेकिन अब तो ये मंदा जो है वो इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है, बिजली के रेट्स जो है हर महीने रिवाइज होकर बढ़ कर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वो फैक्ट्रियाँ बंद करने पर मजबूर हो गया है। जिनके पास, और वो मकरूज हो गया मार्केट का, मार्केट में उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, अगर सेल हो रही है तो वो उसकी जो प्राइस है उससे 10 रुपये कम पे सेल हो रही है, और वो बेचारा अपने पैसे लेने के लिए, बिल अदा करने के लिए, वर्कर्स को तनख्वाहें देने के लिए, फैक्ट्री अगर किराए पर है, अपने घर के अखराजात के लिए, वो कपड़ा जो है वो इस तरह खसारे में बेचता है। तो उसका नतीजा क्या होता है, वो 4-6 माह के अंदर वो मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो जाता है। फिर वो अपने जो सेविंग की होती है अच्छे वक्तों के लिए, वो कोई प्लॉट बेचता है, अपनी गाड़ी बेचता है, लेकिन वो कितनी देर चल सकता है। तो इतने बुरे हालात हो गए तकरीबन हमारे, मैं खुद जानता हूँ, हमारी एसोसिएशन के तकरीबन 150 से 250 ऐसे मेंबर्स हैं जो ना सिर्फ फैक्ट्रियाँ बंद कर चुके हैं, बल्कि वो मार्केट के लाखों रुपए के, बल्कि करोड़ों रुपए के मकरूज हो चुके हैं। तो उन लोगों की तो रिश्तेदारियां भी आपस में मुतासर हो गई हैं, लोग उनको, उनके रिश्तेदार मिलना छोड़ गए हैं। आप हमारे ये सोसाइटी का एक अलमिया भी होता है कि जो माली तौर पर ज़रा कमज़ोर हो जाता है ना, तो उसको लोग मिलना, तो ये मुआशी जो मुश्किलात आ रही हैं लोगों की, और माशरती इसमें मैं समझता हूँ कि एक बैड इमेज लोगों के सामने आ रहा है लोगों का, इससे बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, लोगों की रिश्तेदारियाँ मुतासर हो रही। तो इन सब के आगे फिर अब जो गाड़ियों में फिरते थे हमारे फैक्ट्री मालकान, मैं आपको ये कसम से बता सकता हूँ कि मैं दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाइक्स रख ली हैं, मोटर बाइक्स, और अब वो 200-200 रुपये का जिस तरह मजदूर डला होता है ना, लीटर पेट्रोल डलवाने की आम लोगों के अंदर इतनी हैसियत नहीं रही कि वो 310 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवा लें, वो 200-200 रुपये का पेट्रोल डलवाते। जब हालात इस तरह हो जाएंगे कि आपके टैक्स गुजार जो लोग हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं, जिनके टैक्स के पैसों से अशराफिया, जो एक आम लफ्ज़ है ना, वो याशियाँ कर रहे हैं, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिर रहे हैं, वो गोल्फ खेल रहे हैं, वो मुख्तलिफ याशियों में हैं, उनको पता ही कोई नहीं है कि नीचे अंडर जो कारपेट क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो सारी, हालांकि उनके सामने है, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर रही है, किसको नहीं पता। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान हर महीने उसके स्टैटिस्टिक्स जो है वो आवाम के सामने लेकर आता है, गवर्नमेंट के सामने लेकर आता है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है 13% एक माह में डिक्रीज़ होती है, अगले महीने 12% डिक्रीज़ होती है, किसको नहीं पता, लेकिन उसके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा। तो यही हमारा आलमिया है, जिसका आप देखेंगे रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 3 माह के अंदर पाकिस्तान से तकरीबन 8 से 10 लाख लोग जो है वो माइग्रेट कर गए। आज पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आप अपने रिपोर्टर को भेज के देखें कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ पे पुलिस उनको बुलानी पड़ रही है कि वो लोगों की लाइनें सीधी करे, वो डंडे खा खा के अपने पासपोर्ट बना रहे हैं कि उनका पाकिस्तान के ऊपर से एतमाद और बिलीफ ही उठ गया है। तो ये किसी भी कौम के लिए, किसी भी कौमियत के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि जो इतनी हमने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाया,
हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और वो पाकिस्तान आज किस हालत में खड़ा हो गया है, वो पाकिस्तानी जो है इस मुल्क से भागना चाहते हैं। और वो वाकई सही बात है कि अगर आज दुनिया के दरवाजे हम पे खुल जाए तो 1947 से ज़्यादा बड़ी हिजरत पाकिस्तान से हो जाएगी। तो ये क्या हमारे जो हुकूमत है इनको नहीं पता? सबको पता है, लेकिन किसी को होश के नाखून नहीं आ रहे हैं। हम इस्लाम को ही भूल चुके हैं। इस्लाम का बेसिक बिलीफ भी ये है कि आप खुद अगर जो पसंद करते हैं, जो खुद खा रहे हैं, वो आपके हमसाये को भी मिलना चाहिए। रियासत माँ जैसी होती है, तो रियासत किधर हमारी माँ जैसी है? हमसे रोटी छीनी जा रही है। हमारे मजदूर के पास एक वक्त की रोटी नहीं है। अगर उसके घर में कोई माँ उसकी बीमार है, उसके लिए दवा नहीं खरीद सकता। तो इतने बुरे हालात हैं। हम तो इसका मर्सिया पढ़ते हुए भी हमें शर्म आ रही है कि हम लोग इतने बड़े सेक्टर को रिप्रेजेंट करके आज अवाम को हम क्या पिक्चर दिखा रहे हैं। लेकिन ये मजबूरी है कि शायद हमारी आवाज़ जो है किसी मुतलका फ़र्द के पास, किसी हुकूमती एहलकार के पास पहुँचे और शायद उनके दिल में कोई रहम आ जाए। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आपने बात की है कि यूथ जो है वो माइग्रेशन को ज़्यादा जो है वो प्रेफर कर रही है बजाय यहाँ रहने के। अगर कोई ऐसा है भी ये बंदा जो साहिब इस्तिताअत है और वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है और इंडस्ट्री को जो है वो दोबारा से खड़ा कर सकता है, लेकिन वो लोग आज प्रेफर कर रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अगर हमारी यूथ आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को छोड़ के ही चले जाएगी, यहाँ पर उनको कोई अपना फ्यूचर ही नज़र नहीं आएगा, तो किस तरह से इंडस्ट्री तो बिल्कुल तबाही के दहाने पर ऑलरेडी खड़ी है, तो और इसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल इकोनॉमी पर और जो है हमारे सेक्टर पर? देखिए जी, इकोनॉमी तो पहले ही हमारी वो तबाह हो चुकी है और अगर इसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो भी दो चीज़ें हैं, या तो आपका इन्वेस्टर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा या आपकी मैन पावर होती है। दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ना आपकी जो नीड होती है इकोनॉमी को रन करने के लिए। जो आपका इन्वेस्टर है वो तो पहले ही उसका एतमाद उठ चुका है, वो तो अपने पैसे को सेव करने के लिए उसके पास पैसा है, वो कहीं भी जा सकता है और मुल्क छोड़ के जा रहा है, जा चुके हैं और लोग भी जा रहे हैं। जहाँ तक बात आप कर रही हैं यूथ की, यूथ इस वक्त इतना मायूस है कि वो मुल्क छोड़ के जाने का रोज़ ख्वाब देखता है। और इस वक्त ये हालात आ चुके हैं कि आपके खलीजी ममालिक ने भी जो है वो आपके वीज़े पे जो है ना वो पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं, मुख्तलिफ रीजंस लगा के, 44 ईयर्स एज का और मुख्तलिफ। कहने का मकसद है कि इस वक्त दुनिया भी हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। रामे साहब ने ऐसे कहा ना कि 1947 से भी बड़ी हिजरत होगी और वाकई ऐसी होगी। यूथ चला जाएगा आपका यहाँ से, जो आपका सरमाया है, सरमाया आपके पास वैसे ही नहीं है और आपका सरमाया यूथ है, वो भी चला जाएगा, तो आपके मुल्क का पुरसाने हाल क्या होगा? बिल्कुल मैन पावर ही नहीं रहेगी और क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये, जब आप सोचते हो ना दिन रात कि आपको अपना घर का चूल्हा कैसे, दाल रोटी कैसे पूरी करनी है, तो आपके माइंड में उतने आइडियाज़ नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना वो इतना ज़्यादा कंपलसेट नहीं किया जाता है। कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, कोई ऐसे इदारे नहीं है कि हमारी यूथ को जो है वो आगे किया जाए, या कोई इन्वेस्टर की, जैसे आपने बात की, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्ट किया जाए और यूथ की तरफ से कोई क्रिएटिविटी लेके आई जाए ताकि इंडस्ट्री को जो है वो दोबारा से बहाल किया जाए। और हम बात करते हैं, जब भी महंगाई की बात होती है तो डॉलर जो है वो बहुत अहम जो है रोल प्ले करता है इसमें, और उसके आए दिन जो डॉलर रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसीलिए तो, जिसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि जब डॉलर इतने ज़्यादा, इसके फ्री फ्लोटिंग पॉलिसी आ गई ना जी, तो 325 रुपये पे ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इससे पहले हमारी एलसीज नहीं खुल रही थी, बहुत सारी मिलें इसलिए बंद हो रही थी कि वो अपने स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, या एक्सपोर्ट के लिए जो ज़रूरी इंपोर्ट्स थी वो इंपोर्ट नहीं हो रही थी, हमारी एक्सपोर्ट मुतासर हो रही थी। तो अब वो ड्यूटी खुली है, उन्होंने वो पाबंदी हटाई है, तो डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो आसमानों तक जा पहुंची हैं। तो इसकी वजह से मुल्क के अंदर भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो कम होना शुरू हुई है, जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर, हमारी बिजनेसेस के ऊपर और हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर प्रेशर आया है। तो ये तो हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है ना कि उन्होंने हमारे रुपए की वैल्यू, आप देख लें कि अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का रुपये का 3 गुना वो हमारा रुपया जो उनसे कमज़ोर हो गया है। तो इससे ज़्यादा हमारी बदनसीबी की क्या बात होगी कि हमारा रुपये की वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा कम हो गई है। तो ये अब हुकूमतों का फ़र्ज़ था। हम सुनते आ रहे थे जी को फलाएं आएंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो जनाब 200 रुपये से कम कर देंगे, तो अब 200 का वो 250 हो गया, अब 320-25 रुपये हो रहा है। तो ये चीज़ें हुकूमतों के कंट्रोल करने वाली हैं, लेकिन वही लोग इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं।
तो हम अपना रोना किधर रोएंगे? आप अगर देखते हैं यूथ की बात आपने की है, यूनिवर्सिटियाँ भरी पड़ी हैं स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। आप जीसी से आपने मैथ्स का मुकालबन किया है, तो देखिए जीसी के अंदर 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ये होता ही है कि जो बच्चा पास आउट होते हैं, हज़ारों एक यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है बच्चा हर साल, लाखों बच्चे फैसलाबाद से पास आउट होते हैं। तो वो बच्चे किधर जाके उन्होंने एब्जॉर्ब होना होता है इंडस्ट्री के अंदर। आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही हो, इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट हो रही हो, लोग नई इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो जो बच्चे अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में डिग्रियां लेते हैं वो आगे इंडस्ट्री में जाके वो जॉब्स जो मिलती हैं, इंडस्ट्रियाँ उनको कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से पिक कर लेती हैं। लेकिन आज ना नई इंडस्ट्री लग रही है, नई इंडस्ट्री क्या लगनी है, पुरानी इंडस्ट्रियाँ सर्वाइव नहीं हो रही। तो जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा बहरान आगे आ जाएगा कि आपकी यूथ जो है, जो डिग्रियां लेके MBAs करके जो है वो आगे आएंगे, जो MPhil करके बच्चे आएंगे, इवन PhD, इस वक्त PhD जो डॉक्टरेट करके वो लोग जो है वो बेकार। आप सही कह रहे हैं कि जब बच्चों के पास डिग्रियां हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आगे कुछ उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नजर आ रही, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी मौजू पे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, पावर लूम्स की, कि किस तरह से जो है बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर का रेट जिस तरह से ऊपर नीचे जाता है, इसके उतार चढ़ाव से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे थे यूथ की, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके पास कोई भी प्लेटफॉर्म्स नहीं है, क्योंकि हमें जब यूनिवर्सिटी तक बच्चा जाता है ना, तो उसके माइंड में होता है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है ना इनकम सोर्स जनरेट कर लेंगे। लेकिन जब आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, शायद अब तो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट की शरह भी बड़ा दिन ब दिन कम हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो फीसें ही नहीं अदा कर पाएंगे। तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा? तालीम तो मुतासिर होगी जब वहाँ से हमें डिग्री होल्डर्स ही नहीं मिलेंगे, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कोई आगे बच्चा बढ़ पाएगा। तो जो आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, जिस तबाही के दराने पे हमारी इंडस्ट्री खड़ी है, ये आगे चल के आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, माजी करीब के अंदर ही ना आपकी इकोनॉमी 6.5% से ग्रो कर रही थी। आप फीडबिक में देख लें कि हर तीसरे दिन फीडबिक के अंदर एक नई मिल का जो इनाग्रेशन होता था, एक नई मिल का संग बुनियाद रखा जाता था, नई मिलें चल रही थी। तो वो उनमें मजदूर नहीं आ रहा था, उनके अंदर जो टेक्नीशियंस हैं, जो स्किल्ड लेबर है, वो आपकी यूनिवर्सिटी से आ रही थी। वो ब्रेन्स जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे थे, जो MPhils की जिनके पास डिग्रियां थी, या जिनके पास ये हमारी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, इनके बच्चे जो हैं वो सारे पहले के ही इंडस्ट्री जो है उनको एंगेज कर लेती थी। तो अब जब आपकी नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे आप कहते हैं कि LSM है, वो भी तकरीबन 35% क्लोजर पे चले गई है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1 मार्च को अगर वो बिजली का जो है यूनिट 22 रुपये का ले रहे थे अपने डिस्को से, वो आज 52 रुपीज़ का ले रहे, तो उनका काम ठप हो गया। जो हमारे लोकल इंडस्ट्री थी वो 62 रुपये पे ले रही है, तो वो काम ठप हो गया। तो वो बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटियों के, जिनके जब वो लास्ट 2 सेमेस्टर्स रह जाते हैं ना, 7वां और 8वां, तो उनके ख्वाब होते हैं, वो ड्रीम्स देखते हैं जिसके लिए उनके माँ बाप ने इन्वेस्ट किया होता है उन पे, या उनकी 15 साल 16 साल की, अब हमारी 60 ईयर्स की हमारी है ना डिग्री की, तो वो 16 साल एक चीज़ के लिए वो स्ट्रगल करते हैं ना। जब उनका प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है तो आगे अंधेरा नज़र आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। 30% जो हमारी इस वक्त यूथ है, वो हमारा या तो हमारी ताकत बन सकती है, या वो हमारी रियासत की कमज़ोरी बन जाएगी। तो ये तो अब रियासत को जो समझने वाले थिंक टैंक ही कोई नहीं पाकिस्तान में। तो आप दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में देख लें कि वो सियासी जबातों से बाला-ताक होकर ना वो अपने थिंक टैंक्स रखते हैं, जिन्होंने आगे 10 से 20-25 साल की पॉलिसी बना के देनी है कि आज से 15 साल बाद हम कहाँ होंगे, आज से 20 साल बाद हम कहाँ होंगे, उसके मुताबिक वो अपने रोड मैप बना रहे थे। तो पाकिस्तान के पास तो कल का रोड मैप नहीं है कि कल हमें पता नहीं है। आपको पता है, अब मीडिया के साथ ताल्लुक़ है आपका, तो इन्फॉर्मेशन के साथ आपका ताल्लुक़ है कि कल को पेट्रोल का क्या रेट होगा, कल को आपके बिजली का क्या रेट हो जाएगा, कल को आपका आटे की क्या कीमत हो जाएगी। आज अगर आपके पास चीनी 180 रुपये है
तो उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी हुई है क्योंकि आपने? रात सोए तो कुछ रेट्स होते हैं, सुबह में उठे तो कुछ, एक अवाम पे जो है ना, और जितने भी मालकान्स हैं, ऑनर्स हैं, उनके लिए भी इक्वली ये जो है वो परेशानी की बात होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है, रातों रात जो है ना वो पूरी गेम चेंज हो जाती है, रेट्स बढ़ जाते हैं और हर चीज़ जो है ना वो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे कर देती है। इसी हवाले से आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को या हमारे जितना भी बिजनेस सेक्टर है उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स बजाय कि हमारे पास यूथ आए, हम उनको उनके लास्ट ईयर में कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म दें? गवर्नमेंट को चाहिए या जितना भी सेक्टर है उसको चाहिए कि कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि यूनिवर्सिटी से निकलते ही एक बच्चा जो है उसको पता हो कि ये रोड मैप है। जैसे आपने बात की कि कोई रोड मैप नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कल क्या होगा, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है? मुश्किल हालात हैं और सबके लिए हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर आज कोशिश की जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें? देखिए जी, जैसे आपने कहा ना कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मेरा ईमान है और हर मुसलमान का ईमान का ये हिस्सा है कि अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना वो हमारे इंसान के ताबे कर दी है। वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। आप देखें कि पहली बात तो कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं तुम्हारा गुमान हूँ, मफहूम है। जैसा हम अल्लाह पाक से गुमान करेंगे वैसा हो जाए। बेशक बेशक। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर नामुमकिन होता तो इंडिया, मैं तारीफ़ करने पे मजबूर हूँ, और जो एक इखलाकी उसूल है कि कोई अच्छा काम हो वो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। अगर नामुमकिन होता तो इंडिया अकेला मुल्क ना होता कि चांद के साउथ पोल पे जाके जो है ना वो उस पे लैंड कदम कर रखता जाए। था, बिल्कुल। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ने हर चीज़ ताबे कर दी है। मसला यह है कि हमने उसको मुमकिन बनाने का विजन लेना है। हमारे जहन में विजन ही नहीं है। हमारा विजन ये है कि 1.5 माह पहले हमें या 2 माह पहले एक गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि हमारे पास चीनी एक्स्ट्रा है, आप एक्सपोर्ट कर दें। वो एक्सपोर्ट होगी, 1 माह के बाद हम 220 रुपए के हिसाब से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कहाँ का विजन है? ये कहाँ की सोच है? ये कहाँ की अक्लमंदी है? आपको क्या लगता है कि किस तरह का विजन होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए जी, इस वक्त तो आप जैसे आप कह रही हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, नो डाउट मिलनी चाहिए। हमारा सरमाया ही वही है। पैसा सरमाया तो सेकंड नंबर पे आता है, नंबर 1 पे तो यूथ आती है। लेकिन उनको जो है वो प्लेटफॉर्म क्या कोई भी इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी? उनको तो अपने सर्वाइवल की जो है ना वो मुश्किल पड़ी हुई है। वो खुद सर्वाइव करेंगे तो कुछ और सोचेंगे। हम रोटी पानी से बाहर निकलेंगे तो उड़ने का सोचेंगे। हम तो रोटी पानी से नहीं निकल पा रहे, हम अपने सर्वाइवल में नहीं आ पा रहे कि हमें हमारे साथ जैसे रामा साहब ने कल हमें पता ही नहीं है कि क्या होना है। तो हम वो कैसे एक विजन बना सकते हैं? हम कैसे उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? विजन बनाने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो आर्टिस्ट होता है, जो पेंटिंग करता है, वो आंखें बंद करके उसको वो तस्वीर नजर आ रही होती है। हमें जो तस्वीर नजर आ रही है वो हमें खौफनाक नजर आ रही है, हमें वो तारीख नजर आ रही है। एक डरावना ख्वाब एक होता है, हमें डरावनी हकीकत नजर आ रही है कि मुल्क का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ये कहाँ का उसूल है कि आपका ऐसा मुल्क जो स्कार्सिटी की तरफ जा रहा है उसमें आप पहले चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हम सुई से लेकर जहाज तक इंपोर्ट करते हैं। तो आप डॉलर की रेट की बात करें, वो कैसे डॉलर रुकेगा? हम एक्सपोर्ट कर क्या रहे हैं और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उनको सपोर्ट क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अभी ये रामा साहब ने बताया 2 अरब की यानी कि गाड़ियां कोई ली गई हैं, मतलब पिछले माह में 2-3 माह पहले। अब वो मैंने रिसर्च की तो हमें जो सब्सिडी दी जा रही थी हुकूमत की तरफ से, एक 9 सेंट डॉलर पे जो रेट पे सिर्फ फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री को दी जा रही थी वो तकरीबन 4 अरब रुपए बनती है। अब 2 अरब की गाड़ियां लेने के लिए पैसे हैं, 4 अरब रुपए इंडस्ट्री को देने के लिए नहीं है। और वो इंडस्ट्री जो आपको उसको वैल्यू एडिशन करके आपके लिए आपको ही सरमाया बना के देगी। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई बिल्कुल प्रायोरिटीज नहीं है, वो खुद को फैसिलिटेट करना जो है वो जरूरी हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी और जो पहिया है वो इसी तरह से रुका रहेगा तो आम आदमी भी उसमें पिसता चला जाएगा। ये बात हो गई। बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे बात करते जाएं तो बात बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप एक एसोसिएशन पूरी चला रहे हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि करंट सिचुएशन में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ चीज़ों को लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारी तो हुकूमत से यही इस्तदा होती है
कि खुदारा आप इंडस्ट्री को चलाने के लिए इंसेंटिव्स दें। अपना पेट काटेंगे, इंडस्ट्री को चलाएंगे, तो उसी से हमारी इकॉनमी चलेगी, हमारे मजदूर जो है उसका रोज़गार जो है वो यकीनी हो जाएगा। और थोड़े से हालात स्टेबल हो तो यकीनन इसके अंदर बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो इतनी गंभीर है कि ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, हमारे पास सैकड़ों अरबों डॉलर की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। दुनिया भर में पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स का एक नाम है। दुनिया भर के जो बेहतरीन बाइंग हाउसेज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के हैं या वो गारमेंट्स के हैं, किसी भी चीज़ के हैं, वो पाकिस्तान से अपने प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं और ख़रीद रहे हैं। सिर्फ हमें अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा एक्सपोर्टर है, उनको अपने कारोबारी लोगों को एतमाद देने की ज़रूरत है। जो हमारे अंदर पेचीदगियाँ हैं, FBR के मसाइल हैं, इतने बुरे हालात के बावजूद जो फैक्ट्रियों को नोटिस दे रहे हैं, फैक्ट्रियों को बंदिश का शिकार करें, इन चीज़ों पर रोक के सिर्फ बेसिक्स ठीक कर लें तो उससे लोगों का एतमाद तो कम हो, जो बेहतर हो जाएगा। और लोगों के अंदर जो मायूसी है, सबसे पहले तो मायूसी से निकालना है लोगों को। आप मायूसी से निकालेंगे, देखें ना कुछ दिन पहले जो हड़ताल हुई है, मैसिव लेवल पे एक शटर डाउन हुआ है, वो एक हुकूमत को पैगाम गया है कि लोग आपकी पॉलिसियों को चेंज देखना चाहते हैं, ऐसी पॉलिसीज देखना चाहते हैं। उस शटर डाउन ने हुकूमत को आईना दिखाया कि आप खुदारा अपनी पॉलिसीज को लोगों की फलाह के लिए, लोगों के लिए बेहतर करें ताकि पाकिस्तान का कारोबार चले। ये गवर्नमेंट का भी एक बहुत जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अगर वो आपकी बात को समझें, उसको सुने और इन्वेस्ट करें ताकि आम शहरी की जो है वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है ना पुरसुकून हो सके। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने वक्त निकाला, अपने बहुत अहम ख्यालात का इजहार किया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जाता है और उम्मीद करते हैं और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप सबकी, हम सबकी परेशानियां जो हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।